Hello guys, welcome back. Today we are going to discuss about the topic the origin and evolution of the earth. तो जैसा कि हमको पता होना चाहिए कि जो अपना अर्थ है वह जिस प्रकार से आज दिखता है वह पहले ऐसे नहीं था। पहले ये एक हॉट नेबुला की तरह था। यह बहुत ही गर्म था तथा इसमें बहुत ज्यादा जो है लावा थी। लावा इन द सेंस इसमें हीट बहुत ज्यादा था। इसमें हीट बहुत ज्यादा था जब यह पहले जो है बना था। लेकिन धीरे धीरे इसका डीगैसिंग हुआ तथा इस पे ऑक्सीजन हुए, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ और जो है फोटोसिंथेसिस होगा मतलब इवेपोरेशन से स्टार्ट हुए, बारिश हुई, उसके बाद जो है जल आया। तो देख सकते हैं कि कितना इंटरेस्टिंग है हमको यह जानना कि किस प्रकार से जो अर्थ है या फिर यूनिवर्स है वह कैसे फॉर्म हुआ तथा जो ह्यूमंस आज हमको दिखने को मिलते हैं इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ। आज के इस चैप्टर में हम इन सभी चीजों को जानेंगे तथा यह भी जानेंगे कि प्लैनेट जो है वह प्लैनेट्स कैसे बने तथा उसके पीछे जो भी हाइपोथेसिस है उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए हम देखते हैं चैप्टर को। चैप्टर का नाम है आपका द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो चैप्टर के नाम से ही देखते हैं ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स क्या हो गया कि उत्पत्ति। तो ये ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, इवोल्यूशन मीन्स जो होता है यह एक प्रोसेस होता है। जैसे कि जो इकोनॉमिक सक्सेशन हम पढ़ेंगे बाद में कि रॉक, उसके बाद रॉक के बाद में छोटे प्लांट्स आए, लाइकेंस आए, उसके बाद जो है हर्ब्स एंड उसके बाद देन आफ्टर प्लांट आते हैं। तो ये भी एक इकोनॉमिक सक्सेशन जो है यह भी एक इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन जो होता है यह एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कैसे हुआ तथा किस प्रकार से जो है ह्यूमंस हैं वह ह्यूमंस इस धरती पर आए। तो हमको पता होगा कि जब हम छोटे थे तो हमको एक जो है राइमिंग पढ़ाया जाता था। वह राइमिंग है आपका ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो जब हम बचपन में छोटे थे तो हमको यह पढ़ाया जाता था, लेकिन हम जब घर पे जाते थे तो हम सोचते थे कि ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, उसके बाद जो है आसमान में देखते थे कि जो ये आपके स्टार हैं वो ट्विंकल ट्विंकल कर रहे हैं। लेकिन जो है उतने समय हमको उतना आइडिया नहीं था कि ये क्यों कर रहे हैं और यह कब फॉर्म हुए थे, तो उसके बारे में हम जानेंगे। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहूंगा कि जो यह यूनिवर्स है या फिर जो अर्थ है यह फॉर्म कब हुआ था। यह 4.6 मिलियन ईयर्स एगो फॉर्म हुआ था। कब फॉर्म हुआ था? 4.6 मिलियन ईयर्स एगो फॉर्म हुआ था। उसके बाद जो है इसमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं उसको जानेंगे। जैसे कि स्टेरिनाइड्स हैव ऑलवेज अट्रैक्टेड अस सिंस द चाइल्डहुड। मींस जो ट्विंकल ट्विंकल जो ये आपका आसमान है यह हमको हमेशा अट्रैक्ट करता है तथा हमको जानने की जिज्ञासा होती है कि यह जो है ये कैसे दिखता होगा। उसके बारे में हमको बहुत से थॉट्स आते हैं। यू मे आल्सो have thought of these stars and had numerous questions in your mind। और हमारे जो है दिमाग में बहुत से क्वेश्चंस भी आते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट है कि क्वेश्चन सच एज हाउ। और हमारे मन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस इस प्रकार से आते हैं कि क्वेश्चंस सच एज हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई। तो जैसे कि हम आसमान पर देखते हैं जो ट्विंकल ट्विंकल स्टार्स दिखाई देते हैं तो हमारे मन में यह भी डाउट आता है कि आखिर जो ये स्टार्स हैं वो कितने होंगे तथा हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस, और यह कैसे जो है एग्जिस्टेंस में आया। कैन वन रीच द एंड ऑफ द स्काई, कि मतलब कोई जो है ये एंड ऑफ द स्काई भी पहुंच सकता है क्या। ये सब जो है हमारे दिमाग में ख्याल आते हैं। Maybe many more such questions are still there in your mind। ऐसे क्वेश्चन जो है ये आपके बस माइंड में नहीं, ये सभी के माइंड में आते हैं। In this chapter you will learn how these twinkling little stars। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि यह जो ये ट्विंकल ट्विंकल स्टार हैं ये कैसे फॉर्म हुए, were formed। With that you will eventually also read the story of origin and evolution of the earth। तो देख सकते हैं हम कि कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर यह होने वाला है कि जो है ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद जो है कुछ इसके थ्योरीज हैं, थ्योरीज के बारे में देखते हैं। तो जैसे कि एक थ्योरी है, अर्ली थ्योरी में आता है ओरिजिन ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहले हम ओरिजिन ऑफ द अर्थ के थ्योरी को जानते हैं। इसमें कुछ जो है साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपने हाइपोथेसिस दिए। हाइपोथेसिस में व्यू पॉइंट्स दिए, व्यू पॉइंट्स दिए हैं जो फिलोसफर थे, डिफरेंट फिलोसफर जो है एंड साइंटिस्ट जो है वो अपने अपने जो है ओरिजिन ऑफ द अर्थ के बारे में कुछ जो है हाइपोथेसिस दिए हैं। जैसे कि हाइपोथेसिस मींस व्यू पॉइंट ही होता है, लेकिन जो ये आपका जियोग्राफी है, जियोग्राफिक में ये टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है कि हाइपोथेसिस दिए थे उन्होंने। One of the earlier and popular argument was the German philosopher Immanuel Kant।
जो सबसे पहले इन्होंने हाइपोथेसिस जो दिए थे वो जर्मन के एक फिलोसफर थे इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट उनका नाम था और उन्होंने जो है दिया था, और यहाँ पर दिया नहीं है लेकिन हम बताना चाहेंगे कि इन्होंने कब दिया था हाइपोथेसिस अपना, वो 1755 में दिया था इन्होंने हाइपोथेसिस। उसके बाद जो है उन्हीं को एक रिवाइज करते हैं, मैथमेटिशियन एक थे, उन्होंने इनके जो हाइपोथेसिस था उसको रिवाइज किया और उनका नाम था लेप्लास। लेप्लास ने जो है इमैनुअल कांट के हाइपोथेसिस को रिवाइज किया इन 1796 में इन्होंने जो इसको रिवाइज किया। इट इज आल्सो नोन एज नेबुलर हाइपोथेसिस, और इसको जो है नेबुलर हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बारे में अगर हम जो है बाद में पढ़ेंगे इसको और डीप में पढ़ेंगे, जो है ये नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में भी एग्जैक्ट जो है पूरा बाद में पढ़ना है, लेकिन आज के इस वीडियो में जो है हम पूरा ये जो दिया है इसको बस पढ़ते हैं। द हाइपोथेसिस कंसीडर्ड दैट द प्लैनेट्स वेयर फॉर्म्ड आउट ऑफ ए क्लाउड ऑफ मटेरियल एसोसिएटेड विद ए यूथफुल सन। तो ये जो है इन्होंने रिवाइज किया और बताया कि जो ये इनका हाइपोथेसिस था कि प्लैनेट्स वेयर फॉर्म, जो प्लैनेट्स हैं आपके वो फॉर्म हुए हैं कैसे, कि जो ये सन था पहले एक यूथफुल सन था। तो जैसा कि हमने बताया कि जब सन जो है सबसे पहले ये जब यूनिवर्स का फॉर्म होता है उसके बाद जो है सन जो है वो अभी भी सन देखते हैं हम कि कितना गर्म है, लेकिन ये जो अभी तो हमको बस ये जो सन जो है वह गर्म दिखाई देते हैं, लेकिन अभी इसके पहले क्या था कि ये जो अर्थ अपना फॉर्म हुआ है, अर्थ ये भी जो है बहुत ज्यादा हीट था, लेकिन यह कब फॉर्म हुआ इसको भी हमने बताया कि 4.6 मिलियन ईयर्स एगो जो है फॉर्म हुआ। लेकिन ये अभी पहले बहुत जो है हीट थी, इसमें गर्मी थी, लेकिन धीरे धीरे इसका डीगैसिंग हुआ, उसके बाद इवेपोराइजेशन हुआ। जब डीगैसिंग होगा तो जो है ऑब्वियस सी बात है कि क्या होता कि वेपोराइजेशन भी होगा, वेपोराइजेशन होंगे क्लाउड फॉर्म होंगे, क्लाउड फॉर्म होंगे उसके बाद रेनफॉल होंगी, रेनफॉल होंगी तो वाटर जो है वो अर्थ पर भी आएगा। तो धीरे धीरे इस प्रकार से डीगैसिंग हुआ जो है इनका बताना है, जो ये आपके नेबुलर हाइपोथेसिस देते हैं लेप्लास, ठीक, विच वाज स्लोली रोटेटिंग। और जो इन्होंने बताया कि अर्थ है तो हमको जो है देखे होंगे हम लोग कि कोई भी चीज हुआ अगर वो हीट है तो अगर वो ठंडा होता है तो धीरे धीरे क्या होता है रोटेट होता है, ठीक इसी प्रकार अर्थ के भी साथ हुआ। इन 1950 ऑटो स्मिथ इन रसिया एंड कार्ल विस्कर इन जर्मनी somewhat revised the nebular hypothesis। और यहाँ पर देखा हमने कि सबसे पहले क्या था कि इमैनुअल कांट ने जो है वो हाइपोथेसिस दिया था, उसके बाद उसको लेप्लास ने रिवाइज किया। फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि दो और साइंटिस्ट थे, ऑटो स्मिथ इन रसिया एंड कार्ल विस्कर इन जर्मनी, इन लोगों ने भी जो है इसको रिवाइज किया नेबुलर हाइपोथेसिस को, दो डिफरिंग इन डिटेल्स। और जो है उन्होंने जो इसका रिजल्ट कंक्लूजन निकाला वो भी जो है डिफरेंट थी। They considered that the sun was surrounded by solar nebula containing mostly the hydrogen and helium। और इन्होंने रिवाइज किया तो इन्होंने बताया कि यह जो पहले सोलर नेबुला था वह मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम से जो है वो सराउंडेड था। हाइड्रोजन हीलियम जो इन्होंने जो रिवाइज किया तो इन्होंने बताया कि यह किससे हाइड्रोजन और हीलियम से सराउंडेड था, और इसमें क्या डस्ट भी जो थी उनसे ये सराउंडेड था। along with what may be termed as dust, और यह डस्ट से भी सराउंडेड था। the friction and collision of particles led to formation of a disc shaped cloud and the planets were। तो इन्होंने बताया कि जो है ये जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा कि सबसे पहले नेबुलर ने दिया, सबसे पहले इमैनुअल कांट ने दिया, फिर इमैनुअल कांट के जो है इनको रिवाइज किए, फिर रिवाइज करने के बाद इमैनुअल कांट को उसके बाद लेप्लास ने दिया, फिर लेप्लास के बाद आते हैं ऑटो स्मिथ, ऑटो स्मिथ के बाद आते हैं आपका कार्ल विस्कर। तो ये थोड़ा हमको पता होना चाहिए एक सीक्वेंस में कि जो है ये किस प्रकार जो है ये हाइपोथेसिस वो इवॉल्व हुए। उसके बाद जो है ये रिवाइज करते हैं कार्ल रीडर और ऑटो स्मिथ, ये बताते हैं कि जो ये सोलर सिस्टम सोलर नेबुला था वह हाइड्रोजन और हीलियम का जो है सराउंडेड थे, जिसको उन्होंने टर्म दिया कि यह डस्ट टर्म दिया था। उसके बाद बताया इन्होंने कि इसमें फर्दर क्या होता है फ्रिक्शन एंड कोलिजन होता है ऑफ द पार्टिकल्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए डिस्क शेप्ड क्लाउड एंड द प्लैनेट्स वेयर फॉर्म्ड। तो इन्होंने बताया कि जो ये आपका अभी प्लैनेट दिखता है वह क्या है
कि यह सबसे पहले क्या हुआ कि यह हीलियम और हाइड्रोजन से सराउंडेड था, जिसको उन्होंने टर्म नाम दिया, डस्ट टर्म दिया। उसके बाद जो है बताया कि उसके बाद जो है कि दो द प्रोसेस ऑफ एक रिएशन, एक रिएशन का मतलब एक टर्मिनोलॉजी है, इसको समझते हैं। तो देखिए ऑटो स्मिथ और जो है ये आपके जो है साइंटिस्ट हैं, उन्होंने दो थ्योरी दी हैं। उसके बाद इन्होंने बताया कि जो ये आपका सोलर नेबुला है वह आपका किससे जो है सराउंडेड है, ये हाइड्रोजन और हीलियम से जो है सराउंडेड था। इसको समझते हैं। देखिए हाइड्रोजन और हीलियम से इन्होंने बोला कि सराउंडेड था सोलर नेबुला। उसके बाद इसको इन्होंने क्या बोला कि डस्ट बोल दिया। उसके बाद बोला कि ये फर्दर जो है क्या हुआ, इसमें फ्रिक्शन एंड कोलिजन हुआ। तो इन दोनों में फ्रिक्शन एंड कोलिजन हुआ, और कोलिजन होने के बाद एक रिएशन हुआ। एक रिएशन का मतलब होता है आपका कि ये दोनों जो है आपस में जुड़ते गए, धीरे 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 जुड़ते गए जो है एक रिएशन। इनका फिर क्या होता है, एक रिएशन होता है जिससे जो है ये जो है आपका फॉर्म हुआ। लेकिन जो है हाउएवर साइंटिस्ट लेटर पीरियड टुक अप द प्रॉब्लम्स ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स रेदर देन दैट ऑफ द जस्ट अर्थ ऑफ द प्लैनेट्स। तो जैसा कि हमने इसमें देखा कि यह सब क्या बताएं कि ओरिजिन ऑफ द अर्थ के बारे में बताएं, लेकिन जो है ये यूनिवर्स है आपका, यह यूनिवर्स बहुत बड़ा है। तो उन्होंने जो है क्वेश्चन उठाया कि आपने जो है ये तो बता दिया कि अर्थ आपका ऐसे फॉर्म हुआ, तो इन सब का हाइपोथेसिस था कि अर्थ ऐसे फॉर्म हुआ। उसके बाद जो है लेटर क्या हुआ कि प्रॉब्लम्स हुआ कि जो है कुछ साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्वेश्चन रेज किया कि आपने तो बता दिया अर्थ जो है ऐसे फॉर्म हुआ। उसके बाद लेकिन यह जो ये आपका यूनिवर्स है या फिर प्लैनेट्स हैं उसको जो है कैसे फॉर्म हुआ, तो उसके बारे में देखते हैं कि ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। द मोस्ट पॉपुलर आर्गुमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स इज बिग बैंग थ्योरी। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बिग बैंग थ्योरी। इसको हम जानेंगे अच्छे से कि बिग बैंग थ्योरी आपका यही था कि सबसे पहले इन्होंने बताया कि यह जो यूनिवर्स है यह एक पॉइंट के फॉर्म में था, फिर धीरे धीरे इसका क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन हुआ, और जो है धीरे धीरे एक्सपेंशन हुआ। उसके बाद जो है यूनिवर्स फॉर्म हुआ। तो इसको हम अच्छे से समझते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि जो है इसका नाम है, जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी आपका है, लेकिन कभी कभी यह भी टर्मिनोलॉजी दे दिया जाता है कि एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। तो ये सेम आपका बिग बैंग थ्योरी ही है। उसके बाद एडविन हबल इन 1920 प्रोवाइडेड एविडेंस दैट द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। तो एक आपके साइंटिस्ट हैं एडविन हबल, तो उन्होंने 1920 में जो है एक एविडेंस दिया कि यूनिवर्स जो है वह एक्सपेंड कर रहा है। उसके बाद एज टाइम पासेज गैलेक्सीज मूव फर्दर एंड फर्दर अपार्ट, और जो इन्होंने कहा कि जो आपका यूनिवर्स है वह एक्सपेंड कर रहा है और यह समय के साथ साथ और ज्यादा दूर जा रहा है। तो इन्होंने एक गुब्बारे का एग्जाम्पल लेकर बताया कि जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने बताया कि ये गुब्बारा है। तो गुब्बारा क्या होता है कि आपका, जैसे कि मैं बना के दिखाऊंगा कि एक आपका गुब्बारा है, तो गुब्बारा छोटा है मान लीजिए, तो यहाँ पे हमने पॉइंट दे दिया। लेकिन यही गुब्बारा जब बड़ा हो जाता है, मान लीजिए ये गुब्बारा इतना बड़ा, जब इसको हम हवा इसमें देते हैं तो यह बड़ा हो जाता है। तो ये क्या होता है कि पॉइंट कहीं इधर भी आ सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या हुआ कि पॉइंट पहले इधर था, उसके बाद इधर चला आया। तो ठीक उसी प्रकार 2 पॉइंट है आपका, पहले नजदीक थे लेकिन यह क्या हुआ कि दूर चला गया। तो ठीक उसी प्रकार इन्होंने बताया कि यह जो यूनिवर्स है वह भी ठीक इसी प्रकार समय के साथ ये दूर जा रहे हैं आपस में। देखते हैं इसके बाद, तो ठीक इसी प्रकार जो है इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था। देखिए एडविन हबल इन 1920 प्रोवाइडेड एविडेंस दैट द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। तो जैसे हमने बताया कि ये यूनिवर्स है, इनके हिसाब से इन्होंने बताया कि यह एक्सपेंड कर रहा है। एट टाइम पासेस गैलेक्सीज मूव फर्दर एंड फर्दर अपार्ट, और जो जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है ठीक उसी प्रकार से ये जो गैलेक्सीज हैं वो जो है फर्दर आपस में दूर जा रही हैं। यू कैन एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड व्हाट डज द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स मीन्स। और इन्होंने बताया कि यह जो यूनिवर्स है यह एक्सपेंड हो रहा है, इसका मतलब क्या है। टेक ए बलून एंड मार्क सम पॉइंट्स ऑन इट टू रिप्रेजेंट द गैलेक्सीज। तो इन्होंने एक एग्जांपल लेके बताया, जैसे कि हमने बताया कि एक आपका ये मान लीजिए यूनिवर्स है,
तो उसके बाद जो है इसमें 2 पॉइंट्स हमने ले लिया, लेकिन ये बलून है तो इसमें हवा देंगे तो ये दूर दूर चले जाएंगे ये पॉइंट्स। तो ठीक इसी प्रकार जो है इन्होंने एग्जांपल दिया बलून का लेके कि जो है 2 पॉइंट्स आर ऑन द बलून विल अपीयर टू बी मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर एज द बलून एक्सपेंड्स। तो ठीक उसी प्रकार इन्होंने एग्जांपल लेके बताया द डिस्टेंस बिटवीन द गैलेक्सीज इज आल्सो फाउंड टू बी इंक्रीजिंग एंड देयरबाय द यूनिवर्स इज कंसीडर्ड टू बी एक्सपेंडिंग। तो इस तरीके से इन्होंने एविडेंस दिया और प्रूव किया। उसके बाद फर्दर जो है कुछ इसमें और साइंटिस्ट ने भी जो क्वेश्चन रेज किया उसको भी देखते हैं, और साइंटिस्ट के बारे में भी जो है इन्होंने कुछ दिया उसको भी देखते हैं। जैसे कि यू कैन एक्सपेरिमेंट फाइंड व्हाट डज दैट एक्सपेंडिंग यूनिवर्स मीन्स। तो उन्होंने बताया कि बलून का लेके एग्जांपल तो हमने बताया कि बिटवीन द गैलेक्सी क्या होगा कि डिस्टेंस जो है वो आपका धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है समय के साथ। However, you will find that besides the increases in the distances between the points on the balloon, the points themselves are expanding। और जो इन्होंने बताया कि एक और जो है इंपॉर्टेंट बात है वो हमको पता होना चाहिए कि जैसे कि अभी हमने बताया है कि ये बलून का जो ये है डिस्टेंस दोनों के बीच के गैलेक्सीज का वह बड़ा हो रहा है, डिस्टेंस जो है वो ज्यादा हो रहा है। लेकिन ये और एक बात इन्होंने बोला कि यह भी दूर तो डिस्टेंस तो हो रहा है, लेकिन यह भी आपस में क्या हो रहे हैं कि बड़े हो रहे हैं, ये भी आपस में जो है एक्सपेंड कर रहे हैं, ये भी बात इन्होंने बोला। दिस इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द फैक्ट साइंटिस्ट बिलीव दैट दो द स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज इज इंक्रीजिंग। लेकिन ये जो है इनका जो है जो थॉट आया उनको जो है पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने जो है कुछ पार्शियली जो है एक्सेप्ट किया कि हाँ जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है। ऑब्जर्वेशंस डू नॉट सपोर्ट द एक्सपेंशन ऑफ द गैलेक्सीज, और जो एक्सपेंशन ऑफ द गैलेक्सीज है उनको जो सपोर्ट नहीं मिलती है। सो द बलून एग्जांपल इज ओनली पार्शियली करेक्ट। तो इसलिए जो है ये क्या है कि आपका पार्शियली करेक्ट है। पार्शियली लिमिट होता है आपका 1/4, तो मतलब कुछ पार्ट इसका जो है सही, कुछ साइंटिस्ट इसको सही मानते हैं। उसके बाद जो है द बिग बैंग थ्योरी कंसीडर्स द फॉलोइंग स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स। और जो आपका बिग बैंग थ्योरी है उसको उसमें कुछ स्टेजेस हैं, स्टेजेस के बारे में देखते हैं। इन द बिगिनिंग ऑल मैटर फॉर्मिंग द यूनिवर्स एग्जिस्टेड इन वन प्लेस इन द फॉर्म ऑफ ए टाइनी बॉल सिंगुलर एटम। तो बिग बैंग थ्योरी को आप समझते हैं हम। तो बिग बैंग थ्योरी में जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि क्या था कि पहले एक जो यूनिवर्स अपना इतना बड़ा यूनिवर्स दिखाई देता है वो पहले एक पॉइंट के फॉर्म में था, और उस पॉइंट को क्या नाम दिया गया, नेबुला बोला गया। तो ये जो यूनिवर्स आपका इतना बड़ा यूनिवर्स दिखाई देता है पूरा फैला हुआ, ये पहले एक पॉइंट के फॉर्म में था, लेकिन समय के साथ ये क्या हुआ कि यह भी एक्सपेंड किया। तो इस जो है बिग बैंग थ्योरी को समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपका जो स्टेज है वो यही कह रहा है कि इन द बिगिनिंग ऑल मैटर्स फॉर्म द यूनिवर्स एग्जिस्टेड इन वन प्लेस इन द फॉर्म ऑफ ए टाइनी बॉल। और जो इतना बड़ा यूनिवर्स है वो पहले एक टाइनी बॉल के तरह था, एक छोटे से बॉल की तरह था। फर्स्ट स्टेज आपका यही कहता है। उसके बाद सेकंड स्टेज पर आपके चलते हैं। सेकंड स्टेज आपका देखते हैं कि जो है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ में सेकंड स्टेज आपका क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बिग बैंग थ्योरी का जो हमने बताया उसको एक फिगर के रूप में भी बताया गया है। तो इस फिगर को भी हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये बिग बैंग थ्योरी है आपका, ये बिग बैंग थ्योरी है आपका। उसके बाद इसमें देख सकते हैं कि फिगर के माध्यम से समझाया गया है। जैसे कि हमने बताया कि सबसे पहले जो क्या था कि ये यूनिवर्स दिखाई देता है वो पहले एक पॉइंट के रूप में था, फिर धीरे धीरे समय के साथ इसमें क्या हुआ, एक्सपेंशन हुए धीरे धीरे। उसके बाद और समय बीतते गया तो इसमें जो है फर्दर एक्सपेंशन हुआ और यह बड़ा हो गया। उसके बाद और समय बीतते गया तो और यह बड़ा हुआ। ठीक इसी प्रकार जो है ये बिग बैंग थ्योरी आपका बताता है। तो बिग बैंग थ्योरी आपका यही है। सेकेंड पॉइंट आपका कहता है कि द बिग बैंग द टाइनी बॉल एक्सपेंडेड वायलेंटली, दिस लेड टू द ह्यूज एक्सपेंशन। तो जैसे कि हमने बताया कि स्टार्टिंग में यह एक पॉइंट था, धीरे धीरे यह एक्सपेंशन हुआ। सेकेंड पॉइंट यही आपका कह रहा है। पहला पॉइंट आपका क्या कह रहा है कि जो यूनिवर्स था पहले एक पॉइंट के रूप में था। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आपका कह रहा है कि यह धीरे धीरे क्या हुआ कि एक्सपेंड हुआ। इट इज नाउ जनरली एक्सेप्टेड दैट द इवेंट ऑफ बिग बैंग टूक प्लेस 13.7 बिलियन ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट। और यह जो बिग बैंग थ्योरी है आपका टाइनी बॉल
expanded violently. This led to a huge expansion. It is now generally accepted that the event of Big Bang took place 13.7 billion before. तो यह देख सकते हैं कि उतने समय तो ह्यूमंस वगैरह थे नहीं, तो यह जो है अनुमान लगाया गया साइंटिस्ट के द्वारा कि यह जो पहले एक जो पॉइंट था और जो एक्सपेंशन हुआ वह कब हुआ, वह 13.7 बिलियन एगो हुआ था। तो यह थोड़ा सा जो है आपको ये आपका डाटा याद होना चाहिए कि जैसे कि हमने बताया कि अर्थ का फॉर्मेशन हुआ वो 4.6 मिलियन ईयर से हुआ हो, लेकिन ये जो आपका जो यूनिवर्स का हुआ एक्सपेंशन वो जो सबसे पहले एक टाइनी बॉल से हुआ वो कब हुआ 13.7 बिलियन ईयर्स एगो। वो एक आपका डाटा ये अनुमान लगाते हैं कि इतने साल पहले जो है हुआ होगा। उसके बाद years before the present the expansion continues, even years before the present the expansion continues even to the present day। और ये जो बिग बैंग थ्योरी है वो आपको बताता है कि यह पहले नहीं, जो इन्होंने थ्योरी दिया कि पहले जो है एक्सपेंड करता था वह अब भी एक्सपेंड करता है, यह बता रहे हैं। एज इट ग्रू सम एनर्जी वाज कन्वर्टेड इनटू मैटर। तो जैसा कि हमको पता है कि कोई भी चीज हुआ तो अगर यह एनर्जी रिलीज होती है मैटर में तो वो कन्वर्टेड इनटू मैटर। देयर वाज particularly rapid expansion within fractions of a second after the bang। और जो यह धीरे धीरे जो एक्सपेंशन हुआ उसमें कुछ एनर्जी भी रिलीज हुई, हीट रिलीज हुआ, एनर्जी भी रिलीज हुई। उसके बाद देयर आफ्टर द एक्सपेंशन हैज स्लोड डाउन। और धीरे धीरे जैसे कि ये पहले हीट ज्यादा थी तो धीरे धीरे सबसे पहले जो है हीट बहुत ज्यादा रिलीज हो रही थी, फिर धीरे धीरे इसका प्रोसेस जो है वो स्लो होते गया। विद इन फर्स्ट 3 मिनट्स फ्रॉम द बिग बैंग इवेंट द फर्स्ट एटम बिगेन ऑफ फॉर्म। जो है ये फर्स्ट एटम जो फॉर्म हुआ वो बिग बैंग के 3 मिनट बाद जो है फॉर्म हुआ। उसके बाद थर्ड आपका स्टेटमेंट कहता है कि within 3 लाख years from the Big Bang temperature dropped to 4500 Kelvin and gave rise to atomic matter। और जो बिग बैंग आपका हुआ वह जो है 3 लाख ईयर्स फ्रॉम द बिग बैंग, और यह 3 लाख जो है बाद जो बिग बैंग से क्या हुआ कि लगभग आपका जो अभी हमने बताया कि टेम्परेचर क्या हो रहा था, धीरे धीरे जो है डिक्रीज हो रहा था, उसी को हमने क्या बताया कि डीगैसिंग टर्म दिया। उसके बाद डीगैसिंग होगा आपका तो गैस रिलीज होगा, उसमें क्या होगा वेपराइजेशन होगा, वेपराइजेशन होगा तो क्या होगा आपका क्लाउड्स फॉर्म होंगे, क्लाउड्स फॉर्म होंगे तो क्या होगा रेनफॉल होगा। तो ठीक इसी प्रकार जो है इन्होंने बताया। उसके बाद बताया कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है आपका 3 लाख ईयर्स में क्या हो गया कि अप्रोक्सीमेटली क्या हुआ कि 4500 केल्विन जो है आपका वो टेम्परेचर जो है वो डाउन हो गया, और क्या हुआ कि एटॉमिक मैटर जो उसमें फॉर्म हुए। द यूनिवर्स बिकेम ट्रांसपेरेंट, और जो आपका यूनिवर्स था वो धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट दिखने लगा। द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स मींस इंक्रीज इन स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज। और जो एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स माना जाता है वह जो स्पेस का गैलेक्सी के बीच में जो डिस्टेंस है उसका जो है इंक्रीज माना जाता है। एन अल्टरनेटिव टू दिस वाज हॉयलेज कॉन्सेप्ट। और जो इसका बिग बैंग का जो अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट भी दिया, जैसे कि कोई सपोर्ट में दिया, तो यह एक हॉयले थे वो उन्होंने जो है बताया कि स्टेडी स्टेट। तो इन्होंने बताया कि अभी हमने बिग बैंग में क्या पढ़ा कि एक्सपेंशन पढ़ा, लेकिन जो है हॉयले एक हैं वो बताते हैं कि नहीं, और यह जो यूनिवर्स है वो कैसे फॉर्म हुआ, ये स्टेडी फॉर्म में हुआ, कि मतलब यह क्या है स्थिर है, इन्होंने बताया। इट कंसिडर्ड द यूनिवर्स टू बी रफली द सेम। और यह कहते हैं कि जो यूनिवर्स है वह क्या था कि जो पहले था वह सेम है और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम however with greater evidence becoming available about the expanding universe, scientific community and persons favors argument of expanding universe। तो जैसा कि हमने देखा कि बिग बैंग थ्योरी क्या कहता है कि एक्सपेंशन हुआ इसमें, लेकिन एक हॉयले आते हैं, हॉयले थे, इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया कि यह यूनिवर्स जो है वह स्टेडी है, इन्होंने बताया कि मींस क्या है स्थिर है, लेकिन इनके कॉन्सेप्ट को ज्यादा माना नहीं गया। और जो बिग बैंग थ्योरी है आपका, यह बिग बैंग थ्योरी, इसी को जो है ज्यादा साइंटिस्ट ने आपको प्रेफर किया और इसी को जो है एग्जैक्ट बताया। उसके बाद स्टार फॉर्मेशन के बारे में देखते हैं। स्टार फॉर्मेशन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी वाज नॉट इवन इन द अर्ली यूनिवर्स। अब तो इसमें बताया जा रहा है सबसे पहले
कि जो इतने समय जो हमको स्टार दिखाई देते हैं वो पहले ऐसे नहीं थे। These initial density differences give rise to differences in gravitational forces and it causes the matter to get drawn together। और जो अभी जैसे हमको दिखाई देता है ना ही ऐसे था और ना ही जो है ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे कि अभी हमको ग्रेविटेशनल फोर्स जो दिखने को मिलता है वो ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं थे और टेम्परेचर भी उतना नहीं था। These formed the basis for development of galaxies। और जो धीरे धीरे समय के साथ इवोल्यूशन हुआ और ये गैलेक्सीज भी फॉर्म हुई। एक गैलेक्सी कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स। और जो एक गैलेक्सी होता है, एक गैलेक्सी जो होता है वो आपका लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स जो है वो इसमें प्रेजेंट रहते हैं। गैलेक्सीज स्प्रेड ओवर वास्ट डिस्टेंसेस दैट आर मेजर्ड इन थाउजेंड्स और थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स। तो जैसा कि हमको पता है कि हम जब डिस्टेंस मेजर करते हैं इधर तो हम क्या करते हैं कि किलोमीटर में मेजर करते हैं, लेकिन किलोमीटर में हमको पता है कि क्या होता है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या होता है कि 1000 मीटर होता है। लेकिन यही जब हम डिस्टेंस यूनिवर्स में मेजर करते हैं तो उसको क्या करते हैं 1 लाइट ईयर में मेजर करते हैं। तो लाइट ईयर क्या है आपका एक यूनिट है, लाइट ईयर एक यूनिट है। लेकिन समझते हैं कि लाइट ईयर जो है वो किलोमीटर में कितना होता है, एक लाइट ईयर जो है किलोमीटर में कितना होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक लाइट ईयर क्या होता है। ए लाइट ईयर इज मेजर्ड ऑफ डिस्टेंस एंड नॉट ऑफ टाइम। जो लाइट ईयर है आपका वह डिस्टेंस को भी जो है बीच में जो मेजर करने का यूनिट है, ना ही जो टाइम का। यह टाइम का नहीं बल्कि जो है डिस्टेंस को नापने का एक जो है यूनिट है। लाइट ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और जो लाइट है वो हमको पता है कि जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड जो है ये ट्रेवल करती है। कंसीडरिंग दिस द distances the light will travel in 1 year is taken to be 1 light year। तो जैसे कि हमको पता है कि जो एक लाइट जो आपका सन है तो सन का जो लाइट है वह 3 लाख किलोमीटर यानी कि 3 लाख किलोमीटर आपका जो है एक सेकेंड में ट्रेवल करती है। तो इसी को जो ये लाइट ट्रेवल करती है वह एक ईयर को मिला के उसी को 1 लाइट ईयर बोला जाता है। तो उसका जो किलोमीटर में होता है वैल्यू वह 9.461 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर। देख सकते हैं यह आपका जो है किलोमीटर में कन्वर्जन है 1 लाइट ईयर का। 1 लाइट ईयर का जो है ये किलोमीटर में कन्वर्जन है 9.461 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर। यह आपका लाइट ईयर है। द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन डिस्टेंस जो सन और अर्थ के बीच का है वह आपका दिया गया है, कितना है 14,95,98,000। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका डिस्टेंस है बिटवीन द सन एंड द अर्थ वो 14,95,98,000 आपका किलोमीटर है। इन टर्म्स ऑफ लाइट ईयर इट इज 8.311 मिनट्स। और यही जब लाइट ईयर में कन्वर्ट करते हैं तो वह 8.311 मिनट्स हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से जो है हमने इसको समझा। उसके बाद इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स को भी देख लेते हैं क्योंकि जो एनसीईआरटी है एनसीईआरटी वो आपका बेस होता है। तो एनसीईआरटी में ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि लाइट ईयर को भी हमने समझा कि जो डिस्टेंस है वो लाइट ईयर में जो है काउंट होता है और ये डिस्टेंस है ना कि टाइम, टाइम नहीं है ये डिस्टेंस है आपका। उसके बाद द डायमीटर्स ऑफ इंडिविजुअल गैलेक्सीज रेंज फ्रॉम 80,000 टू 1,50,000 लाइट ईयर्स। और देख सकते हैं कि यह जो हमको दिखाई देता है कि जो गैलेक्सीज हैं वह इसका डायमीटर देख सकते हैं कितना ज्यादा है। यह डायमीटर इसका बस है कि 80,000 से लेकर क्या होता है कि 1,50,000 लाइट ईयर्स। लाइट ईयर्स जैसे कि हमने बताया कि 9.461 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर। तो देख सकते हैं कि कितना ज्यादा बड़ा है यह। ए गैलेक्सी स्टार्ट्स to form by accumulation of hydrogen gas in the form of very large cloud called nebula। और जो यह गैलेक्सीज हैं वह फॉर्म हुए कैसे इसके बारे में बताते हैं कि एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। एक्यूमुलेशन मींस क्या होता है कि आपका यह धीरे धीरे आपका कोलिजन हो गया, यह एक्यूमुलेशन हो गया आपका। एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ वेरी लार्ज क्लाउड कॉल्ड नेबुला। और जो एक्यूमुलेशन हुआ वह धीरे धीरे उसी को नेबुला बोला गया। इवेंचुअली ग्रोइंग नेबुला डेवलप्स लोकलाइज्ड क्लम्स ऑफ गैसेस।
और इसी को जो है क्लम्स ऑफ गैसेज मीन होता है आपका ये क्लम्स ऑफ गैसेज हो गया, ये गैसेज हैं और ये इनका क्लम्स ऑफ गैसेज, ये आपका क्लम्स ऑफ गैसेज इसी को बोलते हैं। These clumps continue to grow into even denser gaseous bodies, और ये धीरे धीरे डेंसर मीन्स क्या हुआ कि क्लोज आते गए। उसके बाद गिविंग राइज टू फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स, और इसी प्रकार से जब धीरे धीरे आपका और डेंसर हो गया, इसी द्वारा आपका क्या हुआ कि स्टार का फॉर्मेशन हुआ। तो इस प्रकार से हमने देखा कि और यह कब फॉर्म हुआ 5 to 6 बिलियन ईयर्स एगो फॉर्म हुआ। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं हमको कंक्लूजन जो निकला कि इस प्रकार से तो जो है आपका स्टार फॉर्म हुआ, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि अर्थ से पहले ही आपका जो है वो स्टार फॉर्म हो गए थे, क्योंकि अर्थ को हमने क्या बताया कि 4.6 मिलियन ईयर से हो। लेकिन यही जो आपका यूनिवर्स है या फिर जो आपका ये क्या स्टार है वो 5 to 6 बिलियन ईयर्स एगो फॉर्म हो गया था। उसके बाद देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स, इसको भी जो है समझते हैं कि प्लैनेट्स जो है वो कैसे फॉर्म हुए। द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड टू बी द स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लैनेट्स। तो ये जो प्लैनेट्स का डेवलपमेंट है वो भी स्टेज बाय स्टेज हुआ, तो उसके बारे में समझते हैं। द स्टार्स आर लोकलाइट लम्प्स ऑफ गैसेस। तो अभी हमने क्या बताया कि जो स्टार हैं वो लम्प्स ऑफ गैसेस के रूप में बताया कि हमने फॉर्म हुए। द ग्रेविटेशनल फोर्स within the lumps leads to the formation of a core to the gas cloud, and a huge rotating disk of gas and dust develops around the gas core। तो लेकिन जो ये आपका प्लैनेट्स हैं उसके फॉर्मेशन के बारे में बताया जाता है कि यह आपका लंप ऑफ गैसेस हैं, उसको नेबुला बोला गया, लेकिन इसके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हुए हैं लम्प्स, ग्रेविटेशनल फोर्स विद इन द लम्प्स, इसके अंदर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो हुए लम्प्स में वो फॉर्मेशन ऑफ ए कोर टू द गैस क्लाउड। ये क्या करते हैं कि ये कोर प्रोवाइड करते हैं गैस के क्लाउड के लिए एक गैस प्रोवाइड करते हैं। क्लाउड एंड ह्यूज रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट डेवलप अराउंड द गैस कोर। तो इन्होंने बताया कि ये जो कोर है इसके जो है साइड बाय साइड एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो है फॉर्म हुआ, जो रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैसेस एंड डस्ट डेवलप अराउंड द गैस कोर। और जैसे कि इसमें क्या हुआ कि देखिए स्टार है आपका, तो स्टार फॉर्म हुआ, तो उसमें हमने बताया कि लंप ऑफ गैसेस से धीरे धीरे क्या हुआ कि उसमें डेंसिफाई हुआ। डेंसिफाई मीन्स नजदीक आते गए और वह जो है रोटेशन होने लगा और जो है ये फॉर्म हुआ। तो ठीक उसी प्रकार इसमें बताया कि जो इसमें क्या हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन इसमें क्या बता रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट बताया इन्होंने कि जो लंप ऑफ गैसेस हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स के माध्यम से जो है फॉर्मेशन ऑफ कोर, ग्रेविटेशनल फोर्स के माध्यम से इसमें एक कोर का फॉर्मेशन होता है एंड कोर टू द गैस क्लाउड। और यह गैस क्लाउड के लिए क्या करता है कि कोर फॉर्म होता है एंड ह्यूज रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैसेस एंड डस्ट डेवलप्स अराउंड द गैस कोर। और जो है ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो है ये स्टार्स के सराउंडेड जो है वो फॉर्म हुए हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेज इसमें क्या होता है, सेकेंड स्टेज को देखते हैं। सेकेंड स्टेज इसमें जो है फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स, तो इसमें सेकेंड स्टेज को देखते हैं। सेकेंड स्टेज आपका कहता है कि सेकेंड स्टेज फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स, तो वो इसमें देखते हैं। यहां पर जैसे कि दिया है आपका सेकेंड स्टेज, इन द नेक्स्ट स्टेज द गैस क्लाउड स्टार्स गेटिंग कंडेंस्ड एंड द मैटर अराउंड द कोर डेवलप्स इनटू स्मॉलर सराउंडेड ऑब्जेक्ट्स। तो जैसा कि हमने अभी बताया है क्या कि यह आपका मान लीजिए गैस लंप ऑफ गैसेज है, ठीक, तो इसमें हमने बताया कि क्या ग्रेविटेशन के माध्यम से ये क्लाउड गैस जो है सराउंडेड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो है फॉर्म हुए। तो इसमें क्या हुआ कि ये धीरे धीरे इसमें जो है इवेपोराइजेशन भी होगा। तो ये इवेपोराइजेशन होगा वो क्या होगा कि धीरे धीरे कंडेंस होगा। फिर कंडेंस होने के बाद क्या हुआ कि अराउंड द कोर डेवलप्स इन स्मॉलर सराउंडेड ऑब्जेक्ट्स। तो ये धीरे धीरे स्मॉलर जो है सराउंडेड ऑब्जेक्ट्स के रूप में फॉर्म हुए। These small surrounded objects by the process of cohesion develop into what is called planetesimals। तो planetesimals को समझते हैं। देखिए ये planetesimals आपका यही होता है कि धीरे धीरे जो अभी हमने देखा कि स्टार फॉर्म हुए थे, तो स्टार्स क्लम्प ऑफ गैसेस हुए थे,
तो ठीक इसी प्रकार से ये प्लेनेटिस्मल्स भी आपका यही होता है कि जो अभी ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म हुए थे, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं, ये ग्रुप ऑफ जो है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो गैसेस हैं, इसी को आपको बोला जाता है प्लेनेटिस्मल बोला जाता है। लार्जर बॉडीज स्टार्ट फॉर्मिंग बाई कोलिजन, और जो लार्जर बॉडीज है वो धीरे धीरे कोलिजन के माध्यम से जो है ये फॉर्म हुआ। एंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन काजेज द मटेरियल टू स्टिक टुगेदर, और जैसे कि जो डेंसिफाई हुआ वो डेंसिफाई कैसे होता है कि धीरे धीरे इसमें से क्या होता है कि ये धीरे धीरे क्या होता है ग्रेविटेशनल की वजह से क्या होता है कि इसका एक्यूमुलेशन होता है, एक्यूमुलेशन होगा और स्टिक टुगेदर हो जाएगा। स्टिक टुगेदर मींस आपस में चिपक गए, जिसकी वजह से जो है प्लैनेटिस्मल्स आर ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज। तो प्लैनेटिस्मल्स जैसे कि अभी हमने बताया कि प्लैनेटिस्मल है आपका क्या लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज, तो ऐसे ही स्मॉलर बॉडीज का लार्ज नंबर जो एक ग्रुप में फॉर्म हो गया, इसी को प्लैनेटिस्मल्स बोला गया। उसके बाद थर्ड स्टेज इसको देखते हैं। थर्ड स्टेज में इसमें क्या होता है कि in the final stage these large number of small planetismals accrete to form a fewer large bodies in the form of planets। और थर्ड स्टेज जो फाइनल स्टेज है आपका जो प्लैनेट्स फॉर्म हुआ, उसमें क्या हुआ कि इन द फाइनल स्टेज दीज लार्ज नंबर्स ऑफ स्मॉल प्लैनेटिस्मल, तो हमने देखा कि अभी ये प्लैनेटिस्मल है आपका, इसमें भी जो है लार्ज नंबर ऑफ जो है इसमें मैटर्स फॉर्म हुए थे। तो अब इनका जो है ग्रुप, अब जैसे कि देखिए अब इसमें कह रहा है कि थर्ड वाला जो है वह कि ये आपका प्लैनेटिस्मल है, ये आपका प्लैनेटिस्मल है, इसमें जो है लार्ज नंबर ऑफ मैटर्स हैं। अब एक और प्लैनेटिस्मल्स हैं, तो अब प्लैनेटिस्मल्स का ग्रुप मिलके क्या हुआ कि एक प्लैनेट का फॉर्म हुआ। ये कह रहे हैं कि मतलब ये दोनों आपका जो प्लैनेटिस्मल्स एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं, तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या हुआ कि एक प्लैनेट का फॉर्म हुआ। इस प्रकार से जो है आपका प्लैनेट का फॉर्म हुआ। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ पढ़ते हैं। तो अभी तो हमने क्या पढ़ा था कि ओरिजिन के बारे में पढ़ा था कि इसकी जो है उत्पत्ति कैसे हुई। अब देखते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ मींस इवॉल्व कैसे हुई है। तो इवॉल्व सबसे पहले तो हमको डिफरेंस पता होना चाहिए कि ओरिजिन और इवोल्यूशन में डिफरेंस क्या है। तो ओरिजिन मतलब क्या होता है आपका, ओरिजिन मतलब होता है उत्पत्ति, ओरिजिन मींस क्या होगा कि उत्पत्ति। लेकिन इवोल्यूशन मींस क्या हुआ कि यह प्रेजेंट तो है लेकिन धीरे धीरे इसमें क्या है वो चेंजेज हो रहे हैं, प्रोसेस में क्या हो रहे हैं चेंजेज हो रहे हैं, इसी को होता है आपको इवोल्यूशन बोला जाता है। जैसे कि हमने जो है एक एग्जांपल पढ़ा होगा कि जो हम ह्यूमन हैं वो उनको एग्जांपल दिया जाता है कि पहले हम बंदर थे, हमारी पूंछ भी थी, धीरे धीरे खत्म हुई, तो उसको यह भी एक प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन है। तो इवोल्यूशन ये अर्थ का इवोल्यूशन के बारे में हम पढ़ते हैं। डू यू नो दैट द प्लेनेट अर्थ इनिशियली वाज ए बैरन। तो ये हम इकोनॉमिक सक्सेशन में भी पढ़ेंगे, जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि जो है पहले जो ये आपका अर्थ फॉर्म हुआ, या पहले अब क्या है कि प्लांट्स हैं, हर्ब्स हैं, एनिमल्स हैं, लेकिन ये पहले ऐसा नहीं था। जो प्लेनेट है अर्थ इनिशियली वाज ए बैरन, यह पहले एक बैरन था। बैरन मीन्स क्या, बंजर था आपका, ये बंजर था। उसके बाद क्या हुआ कि रॉकी एंड हार्ड ऑब्जेक्ट विथ ए थिन एटमॉस्फेयर, और जो यह आपका हार्ड ऑब्जेक्ट्स थे इसमें जैसे कि पत्थर्स हो गए, ये सब थे। उसके बाद क्या हुआ कि एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, दिस इज फार फ्रॉम द प्रेजेंट डे पिक्चर ऑफ द अर्थ। तो ये सिंपली बता रहे हैं कि जैसे कि हम देखते हैं अभी कि अर्थ है, तो अर्थ पर पेड़ हैं, पौधे हैं, एनिमल्स हैं, या फिर जो भी आपकी इंडस्ट्रीज हैं या फिर रोडवेज हैं, ऐसा पहले नहीं था। यह पहले क्या था कि बैरन था, बंजर था, पत्थर थे इसमें, लेकिन जो है इसमें हाइड्रोजन और हीलियम था, लेकिन क्या था कि आपका ऑक्सीजन नहीं था पहले। हेंस देयर मस्ट हैव बीन सम इवेंट्स प्रोसेस, और धीरे धीरे इसमें कुछ बदलाव होने लगे, प्रोसेस होने लगे। उसके बाद विच में हैव कास्ड दिस चेंज फ्रॉम रॉकी बैरन एंड हॉट अर्थ टू ए ब्यूटीफुल प्लेनेट विद द एम्पल ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर एंड कंडक्टिव एटमॉस्फेयर फेवरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। तो अब हम इसको समझते हैं। जैसा कि ये हमने बताया कि यह अपना अर्थ है, यह अर्थ पहले ऐसा नहीं था, या फिर जो आपका अर्थ भी पहले ऐसा नहीं था, और जो हम ह्यूमंस यहाँ पर जो सजीव हैं यह भी पहले ऐसे नहीं थे, और जो पेड़ पौधे हैं वह भी नहीं थे। तो इसको समझते हैं ये इवॉल्व कैसे हुआ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका भारत है, भारत। तो यहाँ पर अभी क्या है कि मनुष्य हैं, सब कुछ है,
तो ठीक उसी प्रकार से जब अर्थ था तब पहले ये बहुत हीट था, इसमें गर्मी थी, उसके बाद धीरे धीरे इसमें क्या हुआ कि ये डीगैसिंग होना स्टार्ट हुआ, फिर डीगैसिंग हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि इसमें जो है इवेपोराइजेशन हुआ, इवेपोराइजेशन हुआ, इवेपोराइजेशन हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि कंडेंसेशन हुआ। अब इवेपोरेशन होगा तो कंडेंसेशन भी होगा, कंडेंसेशन होगा क्लाउड फॉर्म होंगे, उसके बाद वर्षा भी हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पानी आया, फिर पानी आया, फिर धीरे धीरे क्या हुआ लाइकेंस फॉर्म हुए, लाइकेंस फॉर्म हुए, धीरे धीरे ये इनका फोटोसिंथेसिस हुआ। तो फोटोसिंथेसिस से मतलब हमको पता है कि फोटोसिंथेसिस का अगर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा कि ये जो पौधे होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होंगे कि रिलीज करेंगे। जब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे कि इनटेक करेंगे, उसके बाद क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है रिलीज करेंगे। तो ऑक्सीजन जब धीरे धीरे जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज होने लगा तो ठीक उसी प्रकार से जो है कई एनिमल्स जो है वो एग्जिस्टेंस होने लगे। तो एनिमल्स एग्जिस्टेंस होने लगे जिसकी वजह से हम आप भी जो जिंदा है वो इसी चेंजेज इवोल्यूशन का ही देन है। तो ठीक इसी प्रकार से इवोल्यूशन ऑफ अर्थ का जो कहानी है वो बता रहा है। इन द फॉलोइंग सेक्शन यू विल फाइंड आउट हाउ द पीरियड बिटवीन द 4600 मिलियन ईयर्स एंड द प्रेजेंट लेड टू द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेनेट। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि जो ये आपका अर्थ है वो फॉर्म हुआ 4.6 मिलियन ईयर्स एगो। तो यह जो हमने कहानी बताया कि ऑक्सीजन आया उसके बाद जो है फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ, वो कब हुआ 4.6 मिलियन ईयर्स एगो, यही ये बता रहे हैं। उसके बाद द अर्थ हैज ए लेयर्ड स्ट्रक्चर। तो और जो अर्थ है आपका वह हमको पता है कि अर्थ जो है वो लेयर के फॉर्म में है। लेयर इन द सेंस मैं बता रहा हूं कि लेयर इन द सेंस क्या होता है आपका कि जैसे कि ये आपका अर्थ है, तो अर्थ को अगर हम ऐसे देखें तो ऊपर क्या है क्रस्ट है, उसके बाद क्या है ये मेंटल है आपका, उसके बाद क्या है कि इधर कोर है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में जो है डीप में इसी को पढ़ने वाले हैं कि जो क्रस्ट है इसमें क्या क्या है और मेंटल जो है उसमें क्या क्या है, कोर है उसमें क्या क्या है। नेक्स्ट चैप्टर में जो है हम इसी को पढ़ेंगे यहाँ पर, लेकिन जो दिया गया बस उसी को हम बता दे रहे हैं। अर्थ हैज ए लेयर्ड स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार से आपका अर्थ का क्या है लेयर्ड स्ट्रक्चर है। द आउटर मोस्ट एंड ऑफ द एटमॉस्फेयर टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। और जो ये यहाँ से लेकर आपका सेंटर ऑफ द अर्थ तक ये फैले हुए हैं। द मटेरियल दैट एग्जिस्ट इज नॉट यूनिफॉर्म। और जो ये मटेरियल है वह भी यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म कैसे नहीं है, जैसे कि ये है आपका वह सियाल से बना हुआ है, मीन्स सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम से बना हुआ है जो क्रस्ट है आपका। और जो मेंटल है वो आपका सीमा से बना हुआ है, सीमा यानी कि ये आपका सिलिका एंड मैग्नीशियम से बना हुआ है। और जो कोर है वह है आपका निफे से बना है, यानी कि निकल एंड आयरन दोनों से बना हुआ है। तो देख सकते हैं कि जो मटेरियल्स हैं वो भी यूनिफॉर्म नहीं है। जो अर्थ का आपका ये लेयर है इसमें आपके मटेरियल्स जो है वो भी यूनिफॉर्म नहीं है। द एटमॉस्फेरिक मैटर हैज द लीस्ट डेंसिटी। और जो एटमॉस्फेरिक मैटर है यहाँ पर जो मैटर है उसकी लीस्ट डेंसिटी है। लीस्ट डेंसिटी कैसे है, जैसे कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको जिंदगी भर काम आएगी और ये रटना ही पड़ेगा आपको, मतलब पता होना चाहिए कि जो डेंसिटी है वह जिस प्रकार से हम नीचे जाएंगे वह डेंसिटी इंक्रीज होता है। डेंसिटी क्या होगा आपका इंक्रीज होगा, यह पता होना चाहिए। और टेम्परेचर भी जो है वो इंक्रीज होता है, ये हमको पता होना चाहिए। उसके बाद जो है फ्रॉम द सरफेस टू द डीपर डेप्थ। तो जैसा कि हमने बताया ये यही आपका बता रहा है। इंटीरियर ऑफ डिफरेंट जोन्स एंड ईच ऑफ दीज कंटेन्स मटेरियल विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जैसे कि हमने एग्जांपल बताया ठीक इसी प्रकार इन्होंने बताया है कि, लेकिन जो है हमने एग्जांपल भी बता दिया, ये हमको नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे कि जो क्रस्ट है उसमें सियाल होते हैं, उसके बाद जो मेंटल है उसमें सीमा होता है, उसके बाद जो कोर है उसमें आपका निफे होता है। इसको नेक्स्ट चैप्टर में पूरे अच्छे से इसके इंटीरियर के बारे में पढ़ेंगे। अभी देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर। जो आपका लिथोस्फीयर है उसको इवोल्यूशन के बारे में आप देखते हैं। अभी तो हमने देखा कि अर्थ में जो इवोल्यूशन हुआ उसके बारे में देखा। अब लिथोस्फीयर के बारे में देखते हैं। द अर्थ वाज मोस्टली इन ए वोलेटाइल स्टेट ड्यूरिंग द इट्स प्राइमोर्डियल स्टेज। प्राइमोर्डियल स्टेज मींस स्टार्टिंग स्टेज में जो है वोलेटाइल था मींस नॉट यूनिफॉर्म था। ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीजेज इन डेंसिटी द टेम्परेचर इनसाइड हैज इंक्रीज। और जो टेम्परेचर जो है इनसाइड जो चेंजेस हुए उसके वजह से क्या हुआ कि डेंसिटी भी इंक्रीज हुई और टेम्परेचर भी जो है उसमें चेंजेस हुए। As a result, the material inside started getting separated depending on their densities. और जैसे कि हमने बताया कि जो डेंसिटी, अब डेंसिटी यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन यही कॉन्सेप्ट हमने नीचे देखा कि क्या हुआ कि जो डेंसिटी है वो आपका इंक्रीज करेगा।
ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो रहेगा मटेरियल उनकी डेंसिटी ज्यादा होंगी और ऊपर जाएगा तो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये आपका ऐसे डिक्रीज हो रहा है। तो इसी के बारे में बता रहे हैं कि जो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वह नीचे होगा और डेंसिटी जिसका ऊपर होगा कम होगा वो ऊपर होगा। और इसी प्रकार से जो है वो मैटर्स क्या हुए, सेपरेट होने लगे। दिस अलाउड हैवियर मटेरियल्स लाइक आयरन टू सिंक टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो जैसा कि हमने बताया अभी पहले, इसी कॉन्सेप्ट को ये बता रहे हैं कि जो आपका निफे 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 मीन्स आपका निकिल और आयरन है, वो आपका क्या हुआ कि नीचे हो गया, निकिल और आयरन आपका नीचे हो गया। निकिल और आयरन आपका नीचे क्यों हो गया, क्योंकि इसकी डेंसिटी जो है वो ज्यादा है। तो यही बता रहे हैं कि जो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो आपके जो है वो नीचे कोर पर पाए जाएंगे। एंड द लाइटर वंस टू मूव टुवर्ड्स द सरफेस, और जो जिनकी डेंसिटी कम होगी वो सरफेस पर आ गए। विथ passage of time cooled further and solidified and condensed into a smaller size। और जो धीरे धीरे क्या हुआ कि फर्दर इसमें कूल्स हुए। जैसे कि हमको पता है कि हमने बताया कि अर्थ जो था वो पहले गर्मी था, फिर धीरे धीरे जो है ये कूल हुआ, उसके बाद डीगैसिंग हुआ, डीगैसिंग उसी को बोलते हैं जो हीट आपका रिलीज हुआ। उसके बाद दिस लेटर लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द आउटर सरफेस इन द फॉर्म ऑफ ए क्रस्ट। और ये जो ऊपर का सरफेस हुआ यानी कि लाइटर जिसकी डेंसिटी सियाल, वो आपका क्रस्ट के रूप में जो है फॉर्म हुआ। उसके बाद ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द मून ड्यू टू द जायंट इंपैक्ट द अर्थ वाज फर्दर हीटेड अप। और जो मून फॉर्म हुआ उसके समय पर क्या हुआ कि जो मून है आपका वो बहुत बड़ा है, उसके समय पर जैसे कि फॉर्मेशन हुआ, जैसे कि हमको पता है कि कोई भी चीज है तो जब इसमें फॉर्म होता है तो हीट रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और जब एनर्जी रिलीज होगी तो क्या होगा कि आपका हीट भी रिलीज होगा। तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि हीट थोड़ा सा जो उस समय इंक्रीज हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई भी वर्क होगा तो उसमें एनर्जी लगेगी, एनर्जी लगेगी तो उसमें हीट रिलीज होगा। It is though the process of differentiation that the earth forming material got separated into different layers। जो ये प्रोसेस हुआ इसी की वजह से क्या हुआ कि सेपरेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स हो गया, स्टार्टिंग फ्रॉम द सरफेस टू द सेंट्रल पार्ट्स। और जो स्टार्टिंग फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से लेके सेंट्रल पार्ट तक जो है इस प्रकार से जो है ये आपका जो मटेरियल्स हैं उनका डिवाइडेशन हो गया। वी हैव लेयर्स लाइक द क्रस्ट, मेंटल एंड आउटर कोर, जैसे कि हमने तीनों अभी बताया है, और नेक्स्ट चैप्टर में हम इन्हीं को बारे में पढ़ेंगे। एंड इनर कोर, और जो कोर होता है उसको सब क्लासिफिकेशन भी किया जाता है, इसको नेक्स्ट चैप्टर में हम अच्छे से पढ़ेंगे। फ्रॉम द क्रस्ट टू द कोर द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इंक्रीजेज। तो जैसे कि हमने बताया कि क्रस्ट से लेके जो है कोर तक आपका डेंसिटी जो है इंक्रीज होगा। शैल डिस्कस इन डिटेल्स द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच इन लेयर इन द नेक्स्ट चैप्टर। वो जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें जो है हम इनको पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर के बारे में देखते हैं। एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर जो है आपका उसके जो है इवोल्यूशन के बारे में देखते हैं। The present composition of the Earth's atmosphere is chiefly contributed by nitrogen and oxygen। तो जैसा कि हमको पता है कि सबसे पहले ये अभी जो हम अपना एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कैसे है, देखिए आपका जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर उसमें क्या है 78% आपका क्या है नाइट्रोजन है, और जो आपका 21% है वो ऑक्सीजन है। तो जो अभी आपका एटमॉस्फेयर है इसमें जो इनका मेजर रोल है, यू विल बी डीलिंग विद द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इन चैप्टर 8। और इसको जो है हम अच्छे से पढ़ेंगे, चैप्टर 8 जो है आपका एनसीईआरटी का, उसमें पूरा अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे कि इनका कंपोजिशन कितना कितना है। लेकिन यहाँ पे हमने बता दिया, इसको आपको जो है पता होना चाहिए कि 78% जो है वो नाइट्रोजन एंड 21% जो है O2, जो है मेजर कंट्रीब्यूशन इन द एटमॉस्फेयर इन्हीं का। There are these stages in the evolution of the present atmosphere। लेकिन ये जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर जो 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है, ये अभी इवॉल्व हुआ, पहले ऐसा नहीं था। द फर्स्ट स्टेज इज मार्क्ड बाय द लॉस ऑफ प्राइमोडियल एटमॉस्फेयर। जो फर्स्ट स्टेज था आपका वह प्राइमोडियल एटमॉस्फेयर जो है लॉस ऑफ हीट, जैसे कि हमने बताया कि डीगैसिंग हुआ, उसके बारे में बता रहे हैं। इन द सेकेंड स्टेज द हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंट्रीब्यूटेड टू द इवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। और सेकेंड स्टेट में क्या हुआ कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ का जो ये उसमें कंट्रीब्यूशन था उसमें भी जो है इवॉल्व हुआ, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में जो है चेंजेस हुए। फाइनली द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर
वाज मॉडिफाइड बाय द लिविंग वर्ल्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जैसा कि हमने अभी पहले भी बताया, ठीक उसी प्रकार ये बता रहे हैं कि एटमॉस्फेयर में जो है आपका ऑक्सीजन आने का जो पीछे कहानी है, वो कहानी हमको मतलब पूछेगा तो नहीं, लेकिन पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो है ये आपका अर्थ था आपका। उसके बाद ये बहुत हीट थी, फिर धीरे धीरे जो है इसमें क्या हुआ, डीगैसिंग हुआ, यानी कि कूलिंग हुआ। फिर कूलिंग होने के बाद जो है इसमें क्या हुआ कि वेपोराइजेशन हुआ, वेपोराइजेशन कंडेंसेशन हुआ, क्लाउड्स फॉर्म हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि वाटर आए, झील लेक्स फॉर्म हुए। उसके बाद लाइकेंस का फॉर्मेशन हुआ। लाइकेंस जब आ जाएंगे तो क्या होगा कि ये फोटोसिंथेसिस करने लगे। तो फोटोसिंथेसिस करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा एटमॉस्फेयर में उसको इनटेक करेंगे और ऑक्सीजन जो है ये रिलीज करेंगे। तो ऑक्सीजन जब रिलीज किए उसी की वजह से जो है आज हम देखते हैं कि हम लिविंग बीइंग जो प्रेजेंट हैं, ये सब इन्हीं का कंट्रीब्यूशन है। The early atmosphere with hydrogen and helium is supposed to have been stripped off as a result of the solar winds। तो जैसा कि अभी हमने जो इसमें पढ़ा था चैप्टर में कि एक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हाइपोथेसिस दिया था कि जो एटमॉस्फेयर है पहले वो हाइड्रोजन और हीलियम का बस कंसिस्ट करता था। जो आज आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये मेजर रोल में है, ये इस इवोल्यूशन का ही कॉन्सेप्ट है, जो कि हम और आप जो प्रेजेंट डे में प्रेजेंट हैं ये भी जो है ये इवोल्यूशन का ही देन है। This happened not only in the case of the earth but also in all the terrestrial planets। और जो ये केस हुआ वह अर्थ के केस में भी नहीं हुआ, ये सभी प्लैनेट जो हैं, सभी प्लैनेट जितने भी प्लैनेट हैं उनमें भी जो चेंजेस आज हैं वो, जैसा कि अभी आपका चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, जो आपका मून है उनको चेक करने के लिए कि वहां पे कैसे स्थिति है, वो भी पहले ऐसे नहीं थे, वो भी धीरे धीरे जो है ये इवॉल्व किए। तो ठीक यही बता रहे हैं, which were supposed to have lost their primordial atmosphere through the impact of solar winds। और जो ये चेंजेस हुए वो सोलर विंड्स के जो है वजह से चेंजेस हुए। ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ द अर्थ गैसेस एंड वाटर वेपर वेर रिलीज फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ सॉलिड अर्थ। तो जैसे कि हमने बताया कि गैसेस जो है वो रिलीज हुए सॉलिड अर्थ से। दिस स्टार्टेड द इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर, द अर्ली एटमॉस्फेयर। ठीक वही बता रहे हैं जो हमने अभी आपको बताया है, इसमें पूरा वही है, लेकिन देख लेते हैं। देखिए जैसे कि ड्यूरिंग द कोलिजन ऑफ द अर्थ गैसेस एंड वाटर वेपर वेयर रिलीज फ्रॉम द इंटीरियर सॉलिड अर्थ, दिस स्टार्टेड द इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। और जो धीरे धीरे जो गैसेस रिलीज हुए उसमें इवोल्यूशन हुए वही। द अर्ली एटमॉस्फेयर लार्जली कंटेन्ड वाटर वेपर। और जो अर्ली एटमॉस्फेयर था, पहले सबसे पहले जो एटमॉस्फेयर था उसमें क्या हुआ कि वाटर वेपर्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट थे। वाटर वेपर होना ही होना है, क्योंकि हमने बताया कि अर्थ जो था वो पहले सबसे ज्यादा हीट था, तो हीट रिलीज होगा तो क्या होगा कि एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा, यहाँ पे जो है इवेपोराइजेशन होंगे, इवेपोराइजेशन होंगे तो वाटर होना ही होना है, वाटर ड्रॉपलेट्स। वही कह रहे हैं नाइट्रोजन के, और नाइट्रोजन भी था उसमें, और कार्बन डाइऑक्साइड भी था, मीथेन था, एमोनिया एंड वेरी लिटिल ऑफ फ्री ऑक्सीजन। जो उतने समय था उसमें ऑक्सीजन नहीं था। द प्रोसेस थ्रू विच द गैसेज वेयर आउटपुट फ्रॉम द इंटीरियर इज कॉल्ड डीगैसिंग। तो जैसे कि हमने बताया कि इसमें से जो गैसेज जो निकले उसी को डीगैसिंग बोला जाता है। डीगैसिंग, ये भी आपको टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए। कंटेन्स वोल्केनिक इरप्शंस कंट्रीब्यूटेड वाटर वेपर एंड गैसेज टू द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट चैप्टर में, अगले चैप्टर में हम डीप में पढ़ेंगे कि जो इसमें वोल्केनिक इरप्शंस भी होते हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो है एज द अर्थ कूल्ड द वाटर वेपर रिलीज स्टार्टेड गेटिंग। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर हम जाते हैं। जैसे कि ये सभी जो है ये हमने बताया है उसी पर बेस है, लेकिन इसको अच्छे से जो है वो पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपका जो कि लास्ट स्लाइड है, इसको देखते हैं। कंडेंस्ड। तो जैसे कि अभी हमने स्टार्टिंग में भी बताया है कि क्या हुआ कि जो आपका अर्थ है वो पहले हीट था। ये पूरा चैप्टर इसी पे बेसिस है आपका, तो इसी को बार बार पढ़ना पड़ रहा है ताकि जो है बार बार जो है रिवाइज भी हो जाए। कंडेंस्ड धीरे धीरे जो है इसमें क्या हुआ कि डीगैसिंग हुआ। डीगैसिंग मीन्स क्या हुआ, रिलीज ऑफ इसमें से गैसेज, रिलीज ऑफ गैसेज जो है ये गैसेज रिलीज हुए, इसी को डीगैसिंग बोला गया। फिर धीरे धीरे इसमें क्या हुआ कि रिलीज होंगी तो एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा हीट भी रिलीज होगा, तो इसमें क्या हुआ वेपोराइजेशन हुआ।
वेपोराइजेशन होने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे इसमें कंडेंसेशन हुआ, तो यही करे कंडेंस हुआ। द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर गॉट डिजॉल्व इन रेन वाटर, और जो कार्बन डाइऑक्साइड था वह धीरे धीरे जब वर्षा होने लगी तो इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होने लगे और मिश्रण होने लगा, डिजॉल्व होने लगे इन द रेन वाटर एंड द टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज, और धीरे धीरे जो टेम्परेचर है वाटर जो इसमें से रेनफॉल होने लगी तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होने लगी, काजिंग मोर कंडेंसेशन एंड मोर रेन्स। जो इस ये प्रोसेस हुआ यह बार बार हुआ और जो बार बार जो है इसमें वर्षा और बढ़ती गई। द रेन वाटर फॉलिंग ऑन टू द सर्फेस गॉट कलेक्टेड इन द डिप्रेशंस, और जो वाटर जो कलेक्ट हुए वो कहाँ होंगे, वो हमको पता है कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर वर्षा होती है तो कहाँ पे वो कलेक्ट होती है, जहाँ पे डिप्रेशन है, डिप्रेशन मीन्स खाई होंगे, गड्ढे होंगे, तालाब होंगे, वहाँ पर जो है वाटर कलेक्ट होते लगे। इसी प्रकार से जो है ये लेक्स वगैरह जो फार्म हुए वो इन्हीं का देन है कि जहाँ पे डिप्रेशन से वहाँ पे जो है वाटर जो है वो पोर होते गए। टू गिव राइज टू ओशियन, और जो ये बड़ा सा जो आपका लार्जर स्केल पर एरिया था वहाँ पे जो पानी जो है वो इकट्ठा हो गया, उसी को एशियंस बोला गया आज। The Earth's oceans were formed within 500 million years from the formation of the Earth, और जो ये ओशियंस है वो आपके कब फॉर्म हुए, विदिन 500 मिलियन ईयर्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, और जो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ, 4.6 मिलियन ईयर्स हुआ, तो इसके जो है 500 मिलियन बाद क्या हुआ आपका जो है वो ओशियंस का फॉर्म हुआ। दिस टेल्स अस दैट द ओशियंस एज ओल्ड एज 4000 मिलियन ईयर्स, तो यह बताता है आपका कि जो आपका 4.6 मिलियन अर्थ हो गया तो क्या हुआ कि आपका इसमें से माइनस करेंगे जब 500 आप जब माइनस करेंगे 500 मिलियन तो क्या हो जाएगा, वही अप्रोक्सीमेटली आपका 4 मिलियन हो गया। तो यानी कि यहाँ से अगर कोई आपको पूछे कि ओशियन का फॉर्म है तो ओशियन को आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि 4 मिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट, तो ये फॉर्म हुआ है कि 4 मिलियन पहले आज से ये प्रेजेंट हुए। समटाइम अराउंड 3800 मिलियन ईयर्स एगो, कुछ लोग बताते हैं कि 3800 मिलियन ईयर्स, वो उतना मैटर नहीं करता है, बस 4 मिलियन आप लिख सकते हैं। लाइफ बिगेन टू इवॉल्व हाउएवर अराउंड 2500 to 3 मिलियन ईयर्स बिफोर दिस प्रेजेंट, एंड जो अभी आपका लाइफ है वो लाइफ जो बिगोन हुआ वो है आपका कब माना जाता है, वो 2500 से लेके आपका 3000 मिलियन ईयर्स एगो आपका माना जाता है। और यह प्रोसेस क्यों पॉसिबल हो पाया, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हुआ। पूरे चैप्टर में हमने बताया कि फोटोसिंथेसिस कैसे हुआ, उसी के का देन है जो है आपका ये चालू हुआ, आपका लाइफ बिगिन हुआ। लाइफ वाज कन्फाइंड टू ओशियंस फॉर ए लॉन्ग टाइम, ओशियंस बिगेन टू हैव द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो पूरे चैप्टर में हमने बताया फोटोसिंथेसिस सेम इसी में दिया है। ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में भी हमने बताया कि जो है धीरे धीरे जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो गए तो लाइफ जो है वो बिगिन हो गया, तो इसी में ये आपका कंक्लूजन बता रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार से हमने जो है फर्स्ट चैप्टर का जो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ था उसको हमने कवर किया। नेक्स्ट चैप्टर में जो है इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में हम पढ़ेंगे। सो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर कीजिए। इस वीडियो में जो है हम प्लेलिस्ट के माध्यम से पूरे जो है वीडियो को, लेक्चर्स को कवर करेंगे तथा एक एक चैप्टर को पूरे डीपली में पढ़ेंगे और पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। सो धन्यवाद दोस्तों।